कल दिन में सड़क से लेके संसद तक इस बात पर चर्चा हो रही थी कि जस्टिस वर्मा कब तक पद पर रहेंगे, उन्हें कुर्सी से हटाने के लिए महाभियोग कब और कैसे लाया जाएगा। और रात होते होते चौंकाने वाली खबर यह आ गई कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुर्सी छोड़ दी और एक झटके में जस्टिस वर्मा से हटकर पूरा फोकस धनखड़ पर शिफ्ट हो गया। और आज धनखड़ ने इस्तीफा वापसी की संभावनाओं को नकार करके विदाई समारोह से दूरी बनाकर पॉलिटिक्स को ऐसा मसाला दे दिया है कि कयासबाजी थम नहीं रही। जिधर जाइए लोग बस दो ही सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। पहला ये कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, और दूसरा सवाल ये कि देश का अगला उपराष्ट्रपति अब कौन बनेगा। वैसे तो इस्तीफे में धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद छोड़ने की बात कही है, लेकिन यह बात ज्यादातर लोगों के गले नहीं उतर रही। लोगों को इस बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा, इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल धनखड़ के पद छोड़ने की वजह से उपराष्ट्रपति के लिए जो अलग अलग नामों की कयासबाजी हो रही है उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन देश की पॉलिटिक्स में जो जबरदस्त हलचल का माहौल बना हुआ है इस इस्तीफे को लेकर, और कल रात से ही देखा जाए तो एक तरीके से एक सियासी सिनेमा की तरह चल रहा है। और ये सियासी सिनेमा इसलिए रोचक है क्योंकि ऑडियंस यानी कि तमाम लोग, चाहे वो नेता हो या सोशल मीडिया के सिपाही, सब अपने अपने हिसाब से इस सिनेमा में किसी को हीरो तो किसी को विलन बताने में जुटे हुए। आज देश का मूड मीटर में इसी पॉलिटिकल पिक्चर की पड़ताल करूंगा। तो सबसे पहला सवाल यह कि आखिरकार जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया ही क्यों, जबकि उनका 2 साल का कार्यकाल तो अभी बचा ही हुआ था। और धनखड़ खुद ही सिर्फ 11 दिन पहले सार्वजनिक मंच से कह रहे थे कि वो साल 2027 के अगस्त में रिटायर होंगे। सोचिए, ये अभी आपको जो हम दिखा रहे हैं ना तस्वीरें, उन्होंने खुद से कहा कि 2027 के अगस्त में रिटायर होऊंगा मैं, यानी जब उनका कार्यकाल पूरा होगा तब। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि अपनी ही बात से पलट गए और इस्तीफा दे दिया। और पद छोड़ने के लिए जो रीजन उपराष्ट्रपति ने बताया है वो किसी के गले नहीं उतर रहा, किसी को बात हजम नहीं हो रही। सब कह रहे हैं कि कल शाम तक तो एकदम बिल्कुल ठीक थे, दिन भर सदन की कार्रवाई में रहे, मीटिंग की, फिर अचानक हेल्थ ग्राउंड पर रात में इस्तीफा कैसे हो सकता है। खैर, कोई तबीयत की वजह से अगर पद पर नहीं रहने का फैसला लेता है तो यह उसका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, और सभी को ऐसे व्यक्तिगत फैसलों का अधिकार है। और वैसे आपको बता दूं कि पिछले 5 दिन पहले ही 17 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब दिल्ली की यमुना वाटिका और बासेरा पार्क पहुंचे थे तब वहां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इससे पहले 25 जून को नैनीताल में एक कार्यक्रम से पहले भी धनखड़ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, वो बेहोश हो गए थे। यानी दिक्कतें रही है। और इसी साल मार्च में उन्हें दिल की बीमारी के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, स्टेंट लगाया गया था। इसीलिए इस्तीफे की वजह अगर स्वास्थ्य को बताया गया तो एकदम बेबुनियाद नहीं है। लेकिन धनखड़ को करीब से जानने वाले लोग यह कह रहे हैं कि सेहत ऐसी भी खराब नहीं थी कि जिसकी वजह से उन्हें रिजाइन करने की नौबत आ गई थी, बल्कि सेहत की जो छोटी मोटी दिक्कतें जो कि आमतौर पर इस उम्र में सामान्य बात होती है, कुछ वैसी ही बात थी धनखड़ साहब के साथ। तो फिर धनखड़ ने इस्तीफा दिया क्यों? फिर धनखड़ पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के अलावे किसी और वजह से इस्तीफा दिया है। इससे पहले बीबी गिरी और भैरव सिंह शेखावत ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति का पद छोड़ा था। तो धनखड़ के इस्तीफे के पीछे जो सबसे क्रेडिबल, सबसे विश्वसनीय थ्योरी जो चल रही है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। टाइम्स नाउ नवभारत के सूत्रों से जो इनसाइड स्टोरी पता चली है उसमें उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ के हटने की कई वजह बताई जा रही है, और इन सारी वजहों का आपस में कनेक्शन है, रिश्ता है, जुड़ाव है, वो मैं आपको बताऊंगा।
तो इस्तीफे की जो थ्योरी है वो ये चल रही है कि धनखड़ चाहते थे कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग राज्यसभा में लाया जाए, और कल उन्होंने इस बात का ऐलान चेयर से भी किया था कि उनके पास विपक्ष के नेताओं की सिग्नेचर की कॉपी मिली है, जिसे उन्होंने अपने विचार के लिए रख लिया है। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि इस बात की जानकारी सरकार को भी नहीं थी कि उन्होंने विपक्षी सांसदों के सिग्नेचर वाली जो नोटिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और इस बात की जानकारी पीएम मोदी को दी गई। इसके तुरंत बाद सरकार की तरफ से बीजेपी के सभी राज्यसभा सांसदों को बुलाया गया और अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में एक सादे कागज पर सभी सांसदों के साइन लिए गए। अब इस सिग्नेचर लेने का मकसद क्या था, इस बारे में कोई भी सांसद खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा ने फिर से बैठक की और उसके बाद लोकसभा स्पीकर से भी अमित शाह मिले। यह बैठक करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक जगदीप धनखड़ जस्टिस वर्मा के महाभियोग का मामला जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे थे, उससे मामला सरकार बनाम जुडिशियरी टाइप का बनता जा रहा था और मोदी सरकार इस बात से सहज नहीं थी, खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग का मामला गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशियरी जैसा कोई मामला बन जाए, क्योंकि सरकार लोकसभा में महाभियोग की कार्रवाई पहले शुरू कर चुकी थी। 150 से ज्यादा सांसदों के सिग्नेचर वाली नोटिस जो है वो लोकसभा स्पीकर को दी जा चुकी थी और सरकार की कोशिश ये थी कि राज्यसभा में प्रस्ताव बाद में लाया जाए। लेकिन जिस तरह धनखड़ ने महाभियोग को लेकर विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, वो भी सरकार को बिना बताए, यह बात सरकार को बहुत नागवार गुजरी। अब कल एक और घटना हुई और उसको जरा अब इस घटना से जोड़कर देखिए। कल राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़, यानी कि जो कि उपराष्ट्रपति भी होते हैं, उन्होंने बीएससी यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें सरकार की तरफ से कोई गया ही नहीं, जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति नाराज थे और उन्होंने अपनी नाराजगी वाला मैसेज आगे भी बढ़ाया था। लेकिन सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया कि संसदीय कार्य मंत्री किसी दूसरे काम में पहले से उनकी व्यस्तता थी, इसलिए नहीं जा पाए। कहा जा रहा है कि यह बात भी उपराष्ट्रपति को नागवार गुजरी और उन्होंने अचानक से इस्तीफे का फैसला ले लिया। हालांकि धनखड़ के साथ साथ राजनीति के दांव पेच समझने वाले लोग ये जानते हैं कि एक दिन में अचानक कुछ भी नहीं होता। पीस पुरानी होती है, लड़ाई जब पुरानी होती है तभी संसदीय कार्य मंत्री का एक बैठक में नहीं आना, ऐसी एक छोटी बात भी एक फ्लैश पॉइंट बन जाती है, एक ट्रिगर का काम कर जाती है। लेकिन विपक्ष को एक तरीके से इसमें एक मौका मिल गया। धनखड़ का इस्तीफा और इस्तीफे को लेकर जो तमाम वजह बताई जा रही है, इससे विपक्षी नेता खूब इसमें रस ले रहे हैं। वो भरसक कोशिश में है कि इस मामले को मोदी सरकार बनाम जगदीप धनखड़ बना दिया जाए, कुछ ऐसा खोज लाया जाए जिससे साबित हो जाए कि धनखड़ ने सरकार से परेशान होकर इस्तीफा दिया है। वैसे धनखड़ के इस्तीफे के ऐलान के कई घंटों बाद सामने आए पीएम मोदी की प्रतिक्रिया ने भी इस सियासत को एक तरीके से नया मसाला दे दिया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने बस इतना ही लिखा, एकदम सधा हुआ मैसेज, न ज्यादा न कम। तारीफ में तो एक भी शब्द नहीं। उल्टे पीएम मोदी ने अवसर जैसे शब्द का इस्तेमाल जो किया, यह भी अपने आप में एक मैसेज है। ज्यादातर इतने बड़े पद पर काम कर रहे लोगों के बारे में आप लिखते हैं तो आप कहते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया, उन्होंने वैसा काम किया, उन्होंने ये महान काम किया, बहुत सारी तमाम बातें कहते हैं उनके बारे में, उनकी खासियतों के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में आप 2-4 लाइन लिखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो मैसेज है वो एकदम सधा हुआ, 2 लाइन का, 2.5 लाइन का मैसेज।
और इस मैसेज में बहुत कुछ संदेश छिपा हुआ है। खैर, धनखड़ के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा तेजी से मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने रंग बदला है। कल जो कांग्रेसी नेता धनखड़ पर मनमाने तरीके से राज्यसभा चलाने का आरोप लगाते नहीं थकते थे, आज उन्हीं नेताओं के मन में जगदीप धनखड़ के लिए अचानक कितना और कैसा भाव उमड़ आया है, आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एक बार सुनिए जरा, फिर इनकी वो असलियत दिखाते हैं जो इस्तीफे के बाद, इनका वो रंग जो इस्तीफे के बाद के पहले था। जरा देखिए, पहले सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। चौंकाने वाला है। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पुनर्विचार करें। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देख लीजिए, कोई तो कारण हुआ होगा कि जो कल अचानक जो इस्तीफा हुआ है पूरे देश को चौंका दिया। राजस्थान वालों में धक्का लगा क्योंकि जिस रूप में ये कुछ हुआ है उससे राजस्थान में तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा इस्तीफा उपराष्ट्रपति और चेयरमैन है राज्यसभा का, और किसानों की बात उठाते थे ये हाउस के अंदर भी बाहर भी, तो हम सबको बहुत धक्का लगा। स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जंबे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये बात समझ में नहीं आती कि कल सारा दिन काम करा, पूरा शेड्यूल लगा हुआ है, आप अचानक इतना ज्यादा आहत हुए कि आपको इस्तीफा तक देना पड़ा। तो ये बात तो जानने का अधिकार देश को है कि क्या बात हुई, क्या कारण है कि उपराष्ट्रपति जैसे महान व्यक्ति को भी इस्तीफा देने का पड़ सकता है। तो जो विपक्षी आज कह रहे हैं कि पीएम मोदी को धनखड़ को मनाना चाहिए, उन्होंने खुद धनखड़ को कैसे कैसे नाराज किया था, वो तस्वीरें भी ज्यादा पुरानी नहीं है। संसद परिसर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने धनखड़ का मजाक उड़ाया, उनके चलने बोलने के तरीके की नकल की थी। खुद राहुल गांधी इस मौके पर वीडियो बनाते दिखे थे। उन्हीं विपक्षी नेताओं ने मन में धनखड़ के लिए ऐसा, उनके मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा है, तो आपको हैरानी तो होगी। याद कीजिए कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां पिछले साल 10 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ गई थी। विपक्षी पार्टियों का आरोप था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्रवाई निष्पक्ष होकर नहीं चला रहे हैं, और अब जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से अचानक इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस सहानुभूति दिखा रही है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस को धनखड़ में अगले सत्यपाल मलिक की झलक दिख रही है, या फिर ये वैसा ही प्यार है जो आजकल बीजेपी का शशि थरूर के लिए उमड़ रहा है। खैर, सियासत संभावनाओं का खेल है और अपनी पत्ते सेट करते रहने से संभावनाएं बनती रहती है। अब ये तो देखना ही होगा कि विपक्ष के लिए धनखड़ वो पत्ता बनते हैं या नहीं। फिलहाल तो विपक्ष मौके को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब जो दूसरी सबसे बड़ी चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा जिस बात की कयासबाजी हो रही है वो ये है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। इसे लेकर अलग अलग खेमों से अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से कुछ नाम तो वाकई दिलचस्प हैं। आप एक बार नाम सुनिए और जरा वजह समझिए कि ये नाम क्यों आ रहा है। हालांकि अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है ये नाम बहुत हद तक जो है वो इनमें से बहुत सारे नाम जो बहुत ज़्यादा संभावित नहीं थे, बहुत ज़्यादा संभावित नहीं हैं, वो नाम धीरे धीरे कट भी रहे हैं। लेकिन नामों के आने जुड़ने और कटने का सिलसिला लगातार चलता रहेगा जब तक कि आखिरी मुहर नहीं लग जाती। तो सबसे पहले दावेदार तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। हरिवंश जो हैं अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं और इनके साथ जो कई सारे प्लस फैक्टर हैं जो कि इनके साथ काम कर रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा संभावना है उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचने की, उसमें हरिवंश है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है
कि बिहार में चुनाव है और बिहार से आते हैं हरवंश। दूसरी बात जो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो बहुत विश्वस्त लोग हैं उनमें से हरवंश की गिनती होती है। प्रधानमंत्री मोदी इन पे बहुत भरोसा करते हैं और इनकी बहुत अच्छी उनके साथ ट्यूनिंग है। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जेडीयू के मेंबर हैं, जेडीयू के पार्टी इनकी जो है वो जेडीयू है। तो एक तरीके से अगर एक सहयोगी पार्टी के किसी व्यक्ति को अगर प्रमोट किया जाता है, उसको उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, तो ये एक तरीके से जो गठबंधन की सियासत है उसके लिए भी बहुत शानदार मैसेज जाएगा इसके जरिए। और हरवंश उस मामले में देखा जाए तो बहुत ही मुफीद व्यक्ति बैठते हैं। इसके अलावा हरवंश के साथ एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि जगदीप धनखड़ से अलग हरवंश की छवि ऐसे उपसभापति की है या ऐसे नेता की है जो सभी पार्टी के जो नेता हैं या जो सांसद हैं उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं, और वो जो सदन का कामकाज है उसको न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसे ठीक तरीके से संचालित करने में भी इनकी जो दक्षता है, इनकी जो काबिलियत है वो कई मौकों पर देखी गई है। तो ये जो अगर देखा जाए तो ये सारे फैक्टर मिलाकर हरवंश जो हैं वो सबसे ज्यादा संभावित या इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहे उम्मीदवारों में। लेकिन नाम अभी और भी हैं, और चूंकि बीजेपी को लेकर के एक बात तो कही जाती है कि जिनके नाम चलते हैं कई बार वो अक्सर आखिरी में उनके नाम नहीं दिखते हैं उस रेस में, इसलिए कई नाम और जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी नाम की है और सबसे ज्यादा संभावना किसी की है तो हरवंश की है। लेकिन जो दावेदारों में देखा जाए तो आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी है। एक तो राष्ट्रवादी मुसलमान की छवि है, अभी बिहार में गवर्नर हैं, तो बिहार से वैसे कोई रिश्ता तो ऐसा सच नहीं है, बिहार में चुनाव है अलग बात है, लेकिन बिहार में कम से कम गवर्नर तो हैं, तो कुछ तो रिश्ता है ही। और राष्ट्रवादी मुसलमान की छवि है जो कि बीजेपी को सूट करती है। तुष्टीकरण का जो का एजेंडा है उसका जवाब है। और सबसे बड़ी बात कि प्रगतिशील मुस्लिम चेहरा है और आरएसएस से भी बेहतर संबंध है, और जो आइडियोलॉजी है, अगर विचारधारा की जो लड़ाई है उसमें देखा जाए तो आरिफ मोहम्मद खान हमेशा इस खेमे के साथ खड़े रहे। इसके अलावा जो नाम चल रहे हैं, जरा कुछ और भी नाम देखते हैं। इसके अलावा जो नाम है मनोज सिन्हा का नाम भी चल रहा है। प्लस फैक्टर इनके साथ ये है कि सियासत, सदन, शासन, प्रशासन सबका अनुभव रहा है इनके पास, और संगठन में भी एक तरीके से ठीक ठाक इनकी पकड़ मानी जाती है, और अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं, प्रधानमंत्री का भी बहुत विश्वास रहा है, भरोसा रहा है। लेकिन पिछले दिनों जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर कुछ अलग तरह की बातें रही है, जिससे कि हो सकता है कि इनका नाम आगे और न बढ़ पाए। चलिए और भी दिखाइए जरा, आगे और भी कुछ नाम है। तो एक बहुत ही चौंकाने वाला नाम इसमें चल रहा है, हालांकि सोशल मीडिया पे तो खूब ज्यादा चल रहा है, लेकिन ये नाम जो अंतिम सूची बनेगी उसमें आखिर में ये नाम ठहरता है या नहीं पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन शशि थरूर का नाम खूब चल रहा है सोशल मीडिया पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सदन का अनुभव तो इनके पास है ही, दुनिया, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों में काम करने का इनके पास अनुभव है। और हाल के दिनों में जैसा कि अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की छवि तो इनकी बनी ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और प्रगतिशील विकासवादी नेता माने जाते हैं। और अगर देखा जाए तो एक तीर से दो निशाना भी हो सकता है, क्योंकि अगर शशि थरूर अगर उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं तो देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए भी एक मैसेज होगा इसमें। तो एक इसमें अभी जो नया डेवलपमेंट है वो ये है कि हरवंश ने अभी थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रपति से मुलाकात की है, और इस मुलाकात को भी बहुत अहम माना जा रहा है। और आने वाले दिनों में या घंटों में कह नहीं सकते कि देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, वो आप देखिए कि हरवंश की मुलाकात हुई है राष्ट्रपति से। ये जो मुलाकात है उसका मकसद क्या है अभी इसके बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन अभी हर छोटी बड़ी जो घटना है इसके इर्द गिर्द, या हर छोटी बड़ी बैठक, मीटिंग या मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से हरवंश का अचानक राष्ट्रपति से मिलना, ये एक संकेत के तौर पे इसको भी देखा जा रहा है। तो जो संभावित नाम है उसमें हरवंश सबसे आगे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। वैसे आपको पता ही है कि बीजेपी की सरकार और या खास करके प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जो काम करने का तरीका है, वो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है सरप्राइज। तो किसी भी सरप्राइज के लिए तैयार रहिए,
लेकिन फिलहाल हरवंश सबसे फ्रंट रनर है।